देखो, रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली तो हम फिर से बात यही करेंगे कि दो वेरिएबल हैं और वो दोनों वेरिएबल किसी तरीके से रिलेटेड है। रिलेटेड होने का मतलब है कि जब एक वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो उसका रिस्पांस दूसरे वेरिएबल में देखने को मिलता है। इसी को कोरिलेशन कहते हैं कि एक में चेंज आने से दूसरे में भी चेंज आता है। वो इसीलिए डेविएशन से हमने उसका फॉर्मूला बनाया था, चेंज और चेंज से, कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये आर की वैल्यू कार्ल पीटरसन ने निकाल के दी थी मैथमेटिकली, बोले चेंज से आप ये निकाल सकते हो। तो रिग्रेशन भी बेसिकली तो वही बातें करेगा कि दो वेरिएबल है, ये देखो, और दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है। वी आर कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। कोरिलेशन में जो हमने कार्ल पियर्सन की मेथड पढ़ी थी उसने केवल आर की वैल्यू दी थी कि भाई कोरिलेशन क्या है, और आर की वैल्यू तुम जानते हो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेके 1 तक ये लाई कर सकती है, 0 भी हो सकती है। बट ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये एक स्टेप आगे है। वो कह रहा है कि रिलेशन क्या है वो तो ठीक है, मैं तो वैल्यू देना शुरू कर दूंगा, वैल्यूज पे बात करूंगा कि अगर मुझे तुम x की वैल्यू बताओगे तो मैं y की वैल्यू बता दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस r। कुछ समझ में आई मेरी बात? तो रिग्रेशन जो है वो वैल्यूज की बातें करने लगेगा। आप x की वैल्यू बताओगे तो वो y की बता देगा, आप y की बताओगे तो वो x की बता देगा, और दोनों के बीच में ऑब्वियसली उसके लिए रिलेशनशिप होगा। और तुम जानते हो रिलेशनशिप कैसा होगा? वही पुराना घिसा पिटा अपना लीनियर रिलेशनशिप, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसी रिलेशनशिप को यूज करके x की वैल्यू से y की वैल्यू आएगी। देखो क्या क्या लिखा है उसने। रिग्रेशन एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। अ बिजनेसमैन मे बी कीन टू नो दैट वुड बी हिज एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो, एक वेरिएबल हो गया प्रॉफिट, और ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे। इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप डिफाइन कर दें तो हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके रिस्पॉन्स में प्रॉफिट आता जाएगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस इसी तरह के दो वेरिएबल्स में बात करता है जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल की कितनी वैल्यू चेंज हो जाएगी या वो कहां पहुंच जाएगी, विद द हेल्प ऑफ आर। कोरिलेशन का हेल्प लेगा वो। मेरी बात समझ में आई? उनके बीच में रिलेटिविटी तो आर से ही निकालेगा, फिर वो जो है एक वेरिएबल में चेंज आने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी वो बता देगा। अब वो इसको दो तरीके से डिफाइन करता है। वो कहता है वेयर देर आर टू वेरिएबल, सपोज एक्स एंड वाई हमारे वेरिएबल है, और इफ वाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स। अब ये लाइन पे अच्छे से ध्यान देना, ये बचपन में कभी पढ़ी भी थी तुमने। इफ वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, तो वाई अगर डिपेंड करता है मतलब वाई की वैल्यू तब निकलेगी जब हम एक्स हमें पता होगा। ये वाई डिपेंडिंग ऑन एक्स की इक्वेशन है। when y is influenced मतलब depends on x। कोई डाउट है क्या? ऐसी एक और इक्वेशन निकलेगी when x is depend on y। बात समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं if y depends on x then we get a simple linear regression or simple regression। y is known as dependent variable, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू कुछ भी आएगी, y उसको रिफ्लेक्ट करेगा। कोई दिक्कत है? y is also known as dependent variable और regression और explained variable। देखो y के नाम क्या क्या हैं, ये सारे नाम पता होना चाहिए। इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, इसे हम रिग्रेशन बोल सकते हैं, और इसे हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये वाला नाम कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू तो एक्चुअली चेंज होती है। जैसे कि पेट्रोल के प्राइस चेंज होने से ट्रांसपोर्ट जो भी होगा, रोड या बस, उसका टिकट की वैल्यू बदल जाएगी, वो महंगा हो जाएगा। तो भाई पेट्रोल की प्राइस तुम्हारे टिकट बदलने से नहीं बदलेगी,
लेकिन हाँ, पेट्रोल की प्राइस बदलने से तुम्हारे टिकट की वैल्यू बदल जाएगी। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? पेट्रोल की प्राइस पे डिपेंड कर रही है टिकट की वैल्यू, वाइस वर्सा नहीं है। वन थिंग इज डिपेंडिंग ऑन अनदर। तो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरे एग्जांपल में कौन है? पेट्रोल प्राइस। वो अपने आप बदलती है। इंटरनेशनल मार्केट या कहीं और से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस मेरे टिकट पे आता है। तो ये हो गया कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को पहचान पाए। तो दिक्कत है इसमें। तो इसको आप कह सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कह सकते हैं प्रिडिक्टर और एक्सप्लेनेटर। ये नाम ही क्वेश्चन को या वो कंसेप्ट को कठिन बनाते हैं और कुछ नहीं है, तो नए नए नामों से लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो नाम ध्यान रखो। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, और वो जिस पे डिपेंड करता है उसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटर बोल सकते हो। इन द प्रीवियस एग्जांपल, सिंस प्रॉफिट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस बात है इन्वेस्टमेंट हम इंडिपेंडेंट था, आप बढ़ा लो कम कर लो, उस पर डिपेंड कौन कर रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? वाई। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? एक्स। ऐसे समझना है। और एग्जांपल लिया है, परफॉर्मेंस इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस इन द कॉलेज सिलेक्शन टेस्ट। ऑब्वियसली कॉलेज सिलेक्शन टेस्ट पे डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन या उसका मार्कशीट। तो ऑब्वियस बात है कि एक्स कौन हो गया? कॉलेज टेस्ट। और वाई कौन हो गया? यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। प्रॉफिट और परफॉर्मेंस इन द यूनिवर्सिटी, सॉरी, हाँ ठीक है, पर प्रॉफिट और परफॉर्मेंस इन द यूनिवर्सिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाइल द इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस इन द सिलेक्शन टेस्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वाई कौन होगा और एक्स कौन होगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ये इक्वेशन अगर ऐसी लिखी है तो ये पक्की बात है ना कि वाई इज डिपेंडिंग वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन केस ऑफ अ सिंगल रिग्रेशन, ये उन्होंने वो इक्वेशन लिख दी। हियर ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, ए और बी दोनों वैल्यू कांस्टेंट होंगी। पता है ना, बी स्लोप है और ए इंटरसेप्ट है, और कुछ नहीं है। अगर वो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है और एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई, मतलब एक्स की वैल्यूज चेंज होने पे वाई की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, तो बेसिकली जहां से वो लाइन शुरू होगी वो इंटरसेप्ट ए से डिनोट है, और वो जो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स जो है वो बी है, स्लोप। Here A and B are two constant and they are also known as regression parameters. ये देखो इनका भी नाम है, इनको क्या बोलते हैं हम? रिग्रेशन पैरामीटर। क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिफाइन करने में हेल्प करेंगे कि कितनी ज्यादा या कितनी कम आएगी। तो पैरामीटर कौन है? ए और बी। और वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई। उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स। हर किसी का नामकरण पता होना चाहिए कि किसको क्या बुला रहे हैं। फर्दर मोर बी इज ऑल्सो नोन एज, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बी ऑल्सो नोन एज, मतलब इस स्लोप की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि स्लोप ही तो किसकी बातें कर रहा है? चेंज की। अरे हाँ या ना? कंसेप्ट से समझोगे तो याद रहेगी बात। चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स की बातें तो स्लोप ही करता है। तो बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसे हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमने हमेशा किसको कहा है? डिग्री ऑफ चेंज जो बता दे। कोफिशिएंट मतलब डिग्री में बातें होने लगती है, वैल्यू में बातें होने लगती है। तो यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं हम बी को। अगर बी वाई ऑन एक्स वाला है, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन है, इसको इमेजिन क्या कर रहे हैं हम ऊपर? वाई ऑन एक्स की इक्वेशन मतलब वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसका बी वाई ऑन एक्स कहलाएगा। वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, शॉर्ट में लिखा है वाई ऑन एक्स। इसे इसी तरीके से हम एल लिख देते हैं, बी वाई एक्स। तो अकेला बी वाई एक्स लिखे हम मिले तो इसको ऐसे रीड करोगे कि इसका मतलब है बी वाई ऑन एक्स, और इसका मतलब है इक्वेशन ऐसी बनी है जिसमें वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे? एक्स पे। उसका फुल फॉर्म ही ये है, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स वाला बी, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। और ऑब्वियसली तुम बताओ, डिनोमिनेटर में हम वही लिखते हैं ना जिस पे डिपेंड किया जाता है। इंडिपेंडेंट को कहां लगते हैं? डिनोमिनेटर में। और डिपेंडेंट को कहां लिखते हैं? न्यूमरेटर पे। अरे हाँ कि ना?
100 नंबर का पेपर हुआ तो 100 नंबर डिनोमिनेटर में लिखे, उसमें से जितने तुम्हें आए वो न्यूमरेटर पे लिखे। तो हमेशा ही हम डिनोमिनेटर यूज करते हैं किसके लिए? इंडिपेंडेंट के लिए, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कौन? ये कंसेप्ट भी समझ में आया क्या? अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फॉर्मूले जैसा कुछ लगेगा ही नहीं। मैंने क्या क्या बताया? रिग्रेशन एनालिसिस करना है मतलब पहले तो दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है वो आइडेंटिफाई कर लो, उससे एक इक्वेशन बना लो। जो डिपेंडेंट होगा वो y होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा वो x होगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद क्या करो, उसके अंदर नामकरण समझ लो, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे, इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, पैरामीटर कौन है, ए और बी। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो कौन है? बी, क्योंकि वो चेंज डिनोट करता है, चेंज अपॉन चेंज, वो स्लोप है। तो वो स्लोप को हमने यहाँ पे नया नाम दे दिया, इसको बोला रिग्रेशन कोफिशिएंट। इस बी को हम बुलाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर ये इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब ये b जो है y डिपेंडिंग ऑन x वाला है, इसको मैं ऐसे लिख दिया y डिपेंडिंग ऑन x, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? बी वाई एक्स। ये वाई एक्स लिखा है, अगर ये दिख नहीं रहा है ठीक से तो बी वाई एक्स, y इज डिपेंडिंग ऑन x वाला इक्वेशन का स्लोप है ये b। एक क्लास में एक छोटी सी बात और समझा दी तुम्हें, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर पे होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर पे होता है। अपनी मार्कशीट याद करके मार्क्स जितने आए हैं जितने में से उससे सोच लो तो समझ में आ जाएगा। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x as the line of best fit obtained by the method of least square। ये देखो लीस्ट स्क्वायर जो है ना, ये एक मेथड है, ये जो नाम है ना, और वो कह रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? y on x की लाइन ढूंढ सकते हैं एंड यूज द एस्टिमेटिंग यूज फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। x की वैल्यू हमें नोन होगी, उसे हम पुट करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए उन्होंने कहा हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है एरर को मिनिमाइज कर दो। ये जो ई है ना, ये एरर है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की तरह से समझ लो। ई यहां पे एरर है और इसको मिनिमाइज करना है। वेयर y डिनोट्स द एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये जो y कैप लगा है ये इक्वेशन है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। ई क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल वैल्यू ना, जो सच में आएंगी, और एस्टिमेटेड मतलब जो हमने अंदाजा लगाया था। तो ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड के बीच में कितना एरर आ सकता है उसको भी कंसीडर करते हैं स्टैटिस्टिशियन। भाई मैं अंदाजा तो लगा रहा हूं बट ये वेरी कर सकता है, कितनी रेंज में वेरी कर सकता है, कितनी वैल्यू तक वेरी कर सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली बात कि मेरा अंदाजा किस वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी बता देगी क्या वैल्यू आएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है क्या वेरिएशन हो सकता है मेरी वैल्यू में। जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं वो इतने पॉइंट ऊपर या इतने पॉइंट नीचे तक भी जा सकता है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वो स्टैटिस्टिशियन ई को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ई मतलब एरर, एरर मतलब डेविएशन, कितना हो सकता है वो हमें मिनिमाइज करना है। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है, ये उनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है ना? देखो इसको एरर बोलते हैं या रेसिड्यू बोलते हैं। समेशन इंटेंड करता है कि भाई ऐसे सारे पेयर जो जो भी रिलेशनशिप हम बनाएंगे कि ये प्राइस पे पेट्रोल की, ये प्राइस पे ये टिकट होगा, ये प्राइस पे ये टिकट होगा, ये प्राइस पे ये टिकट होगा, तो हम जो एस्टिमेट बना रहे हैं उसमें कितना एरर पॉसिबल है ना, उसको सम अप कर दो और उसको मिनिमाइज कर लो। तो ये जो तरीका है, ये देखो, ये एरर मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि इस लाइन पे ही रहेंगे पर दुनिया ऐसे एग्जैक्टली चलेगी, ये इसकी गारंटी नहीं होती, ये बात स्टैटिस्टिशियंस को पता होती है। तो वो ये कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट हो सकता है यहां तक मूव कर जाए, ये कोऑर्डिनेट जो हो सकता है वो यहां तक मूव कर जाए, तो वो उस एरर को कंसिडर करते हुए चलते हैं। और ऑब्वियसली एरर दोनों तरफ आएंगे,
एरर बड़ी वैल्यू की तरफ भी जाएंगे, छोटी वैल्यू की तरफ भी जाएंगे। और डेविएशन को स्क्वायर करके मिनिमाइज करने का तरीका ही तो सीखा है स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने, तो वो एरर मिनिमाइज कर रहा है ना। तो इस पे बहुत ज्यादा दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। अगर कहीं थ्योरी में पूछ लिया उसने कि कौन सी मेथड यूज होती है इस इक्वेशन को बनाने के लिए, तो मेथड का नाम आना चाहिए, नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और इस मेथड में हम एक टारगेट रखते हैं कि जो एरर है या जो रेसिड्यू है उसको हम क्या रखेंगे, मिनिमाइज रखेंगे। और ये इमेज दिमाग में रहेगी तो बात समझ में आएगी कि ये लाइन बनाते समय हमने ये भी कंसिडर किया कि जो हम वैल्यू सोच रहे हैं कि एक्स की ये वैल्यू आने पे वो वैल्यू आ जाएगी वाई की, तो भाई उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, उस फ्लक्चुएशन को हम एरर बोल रहे हैं। कोई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ऊपर? ठीक है, तो इसको बस इतना सिंप्लीफाई मैनर में ही रखना है। मिनिमाइजेशन यील्ड द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर वो बोल रहा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको इक्वेशंस मिलेगी, उस इक्वेशन का नाम होगा नॉर्मल इक्वेशंस। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या कि आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा ली, लीस्ट स्क्वायर मेथड करके आपने एरर्स को भी मिनिमाइज कर लिया। मिनिमाइज करने के बाद जो इक्वेशन जनरेट होगी उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम बुलाएंगे नॉर्मल इक्वेशंस। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? बोलो। एक इक्वेशन x डिपेंडिंग ऑन y सम समेशन के साथ ही बनेगी, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आएंगी ना। जब कोई एनालिसिस करता है तो सिंगल वैल्यू थोड़ी आती है, वो अलग अलग डेटा लेता है ना। जब अलग अलग डेटा लेता है उसका एक कंक्लूजन बनाना होता है, इसीलिए तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला कंसेप्ट लाते हैं हम। हमें तो एस्टिमेट एक सिंगल वैल्यू पे चाहिए ना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई, वेरियस डेटा कंसिडर करके। तो इसीलिए समेशन यूज हो रहे हैं, एन इसीलिए यूज हो रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। अगेन क्या मुझे ये याद करनी है? नहीं, बस समझना है कि उसने एक इक्वेशन बनाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत सारे होंगे, उसका उसने एवरेज करके निकाला होगा। समझ आई बात? सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन फॉर बी एंड ए, हमें तो पैरामीटर ढूंढने हैं। कौन से? बी और ए। क्योंकि अगर बी और ए पता चल गए तो सब पता चल गया। अरे फिर हम अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो ऐसी फाइनल इक्वेशन हमने निकाल ली। तो अल्टीमेटली ये सारी एक्सरसाइज केवल इसलिए की थी कि हमें पैरामीटर पता चल जाए। ठीक है, ये है ना बी की वैल्यू निकालने का तरीका है, एक बार देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। बी बेसिकली, ये फॉर्मूला देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इसमें एक ही अंतर है, आर भी लिखा हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तुम्हें याद है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे सॉल्व होता था? नहीं याद है? आर, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बोलो हाँ या ना। तो हम कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई को ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? अगर ये बोल सकते हो तो बेसिकली उसने बी के लिए यही लिखा है। बी क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, आर और बी में अंतर देखना, वहां पे एक ही वेरिएबल है जिस पे डिपेंड करते हो। अरे दूसरा तो हम निकालेंगे, तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का ही स्क्वायर हो गया। अरे समझे समझे? अगर दोनों का स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर में आ गया। यस और नो? यही तो अंतर है बस। अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये y कॉमा एक्स वाली बात है, इसलिए कौन सा वेरिएबल इफेक्ट डाल रहा है? इंडिपेंडेंट डिनोमिनेटर में। याद रखने का तरीका, ये कोवेरियंस की जगह पे हम ये पुट कर दें तो ये हो जाएगी आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। तो ये बी वाई एक्स में केवल क्या बचेगा? ये, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में आएगा, और रिलेटिविटी के साथ आएंगे, मतलब आर की वैल्यू के साथ। तो सीधा याद रख सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जस्ट एक बार के लिए एक्सरसाइज कर ली। बी पैरामीटर निकालने का तरीका ये, कितना सिंपल है बी पैरामीटर निकालना।
कठिन है तो बता दो मुझे। ये देखो यही लिखा है, ये बी वाई एक्स है। कोई डाउट? पहले हमेशा बी ही निकलेगा। अगर बी निकल गया तो एक प्रॉपर्टी याद है मीन की, मैंने बार बार प्रॉपर्टियां सिखाई थी कि अगर मेरे को एक्स बार पता है और इसमें मैं दो ऑपरेशन मार भी दूं, मल्टीप्लाई बाय बी और माइनस एक्स माइनस ए, मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरा कांस्टेंट डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, तो तुम समझ रहे हो ना ये किसके जैसी दिख रही है? वाई के जैसी। वाई की ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि वाई बार के बराबर होगा। वो प्रॉपर्टी एज इट इज उठा कर यूज कर ली, ये वही प्रॉपर्टी लिखी है देखो। अरे इस इक्वेशन को थोड़ा सा उससे सुधार दिया, बोले ए की वैल्यू निकालनी है तो यहां निकाल लो ए की वैल्यू, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। वाई का मीन, वाई का मीन, एक्स का मीन इंटू बी, बी तो अभी निकाला ही है ऊपर, बी तो इंडिपेंडेंटली निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी? समझ आया कि नहीं आया? मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तो थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। ये देखो बी, स्टैंडर्ड डेविएशन को अवॉइड करना है तुम्हें, तुम्हें नहीं निकालना सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, नहीं निकालना, शॉर्टकट करना है। ये शॉर्टकट है। सिंपल एक्स और वाई दिए हो तो सीधा लगा दो, एन इंटू दोनों का समेशन माइनस अलग समेशन डिवाइड में एक्स और वाई आते थे, यहां कौन आएंगे? सिर्फ एक्स की वैल्यूज आएंगी, रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर हुआ। केवल दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, हाँ या ना? सर अगर कभी पता चला ये वाई बार, आपने कहा ए निकल जाएगा ऐसे, हमें बी तो हम निकाल लेंगे, ये रहा तरीका, ठीक है बी निकाल लिया, ठीक है। एक्स बार का तो डेटा दिया है इसलिए हम एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स तो देगा, नोन ही नहीं होगा एक्स तो हम क्या करेंगे फिर? पेट्रोल के प्राइस तो बताओ तब हम टिकट एस्टिमेट करेंगे ना, एक्स तो देगा वो, ठीक है, एक्स बार भी निकाल लेंगे। अब वो ए भी नहीं पता है और वाई बार भी नहीं पता है, हमें तो दोनों ही नहीं पता है, जब दो वेरिएबल नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो गई ना। तो हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, ये y की इक्वेशन के हिसाब से बी वाई एक्स निकाला था तुमने, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? तुम ऐसा का ऐसा बी एक्स वाई नहीं निकाल सकते क्या? एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, इनवर्स रिलेशन। और अगर x इज डिपेंडिंग ऑन y की इक्वेशन लिखनी होगी तो इमेजिन वहां से करो, वो इक्वेशन ऐसी बनेगी, हाँ या ना? और इसका जो b होगा फिर ऑब्वियसली हमें ये कहना पड़ेगा x इज डिपेंड ऑन y। और अगर मैं ये सीधे सोचना चाहूं तो r, अगर सिग्मा वाली कहानी में जाऊं तो भाई जिस जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे, जो डिपेंडेंट है वो ऊपर। ऐसा डेटा कहीं से दे देगा कि एक पोजीशन पे x इतना रहता है तो y इतना रहता है, y इतना रहता है तो x इतना रहता है। सो यू कैन ड्राफ्ट टू इक्वेशंस और दूसरी इक्वेशन से तुम बी एक्स वाई निकाल लोगे, फिर वही दो इक्वेशन वाली कहानी हो जाएगी और आंसर आएंगे। कुछ समझ में आई बात? इसलिए ये दूसरा लॉजिक भी याद रखना कि अगर हम y को x पे डिपेंड कर सकते हैं तो हम x को भी y पे डिपेंड कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन बन सकती है। और जैसे बी एक्स वाई निकल सकता है, जैसे बी वाई एक्स निकल सकता है, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, वैसा बी एक्स वाई भी निकल सकता है। दोनों में अंतर है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई, सीधे ध्यान रखो। आर, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे, रटना नहीं, सोचो। और ये ऊपर, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स तो एक्स नीचे वाई ऊपर। और इफ एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, वाई पे डिपेंड है कौन? एक्स, ऐसे बोल के लिख दो। ये समझ में आ रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं? कठिन है क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है। वो बोल रहा है दो रिग्रेशन इक्वेशन बना के दिखाओ इस डेटा से, दो इक्वेशन चाहिए उसे। कैसे बनाई उसने? एक्स और वाई के मीन यूज करने हैं, अरे बोलो ना हाँ या ना? तो एक्स और वाई का तो सीधा मीन हो गया और ये इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी थी नहीं क्वेश्चन में,
तो सीधा हम 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके मीन निकाल दिया। समस्या है कुछ? उसने कोवेरियंस क्यों निकाला सर? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्यों निकाला सर? क्या निकालने के लिए? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर निकाला। इतना लंबा जाने के बजाय हम शॉर्टकट मार सकते थे, बिल्कुल मार सकते थे। तुम सीधा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और आर निकालते। लेकिन तुम जान रहे हो ना, आर निकालने के लिए कहाँ फंसना ही पड़ता। इसलिए उसने शॉर्टकट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ऐसा सोच सकते हैं ना सर, हम क्यों इतना कोवेरियंस को निकाल रहे, क्योंकि आर निकालना ही पड़ता ना। आर निकालने का ये तरीका याद है? ये एक्स और वाई याद है? नहीं याद है। ये लंबा वाला तरीका है जिसमें एक्स माइनस एक्स बार यूज हुआ है, कोवेरियंस है ना। ये उसका शॉर्टकट है। ये देखो, एक्स एक्स वाई समेशन निकाला, उसका शॉर्टकट निकाला उन्होंने, एक्स बाय वाई बार माइनस करके। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे करके उसने ये निकाल दिया कोवेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अरे ये याद है ना, ये इधर स्क्वायर लगा रखा है, इधर रूट नहीं लगाया इसलिए। ऐसा कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई? जब ये सब आ गया तो वाई ऑन एक्स बनाई, वाई ऑन एक्स ऐसे ही दिखेगी, यही तरीका होगा। ये बी आ रहा है अपना, ये वाई एक्स लिखो तुम, तो ये कैप वैप की कोई जरूरत ही नहीं। वैल्यू पुट कर दी सर उसने आर। अरे आर की जरूरत क्या, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हो? हाँ है ना? आर के एक स्टेप पहले क्या था? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर ही था ना, इसलिए वो तरीका दिखा दिया। तुम वो भी कर लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसने सीधा बी निकाल दिया, बी निकाल दिया। इस क्वेश्चन में तो हमें वाई बार पता था, एक्स बार भी पता था, फिर तो ए और बी के पैरामीटर के ए भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे ये भी नोन है, ये भी नोन है सब, तो ये तो ए निकल गया, ए निकल गया तो इक्वेशन हो गई। कोई डाउट है? अब अगर क्वेश्चन कह दे, जैसे क्वेश्चन ने कहा है क्या, हाँ कहा है देखो, फिर क्वेश्चन ही कहेगा एस्टिमेट वाई, वाई एस्टिमेट करना है, मतलब इसीलिए हमने इसे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है। व्हेन एक्स इज 13, एक्स की वैल्यू वो दे रहा है, तो हम वाई ऑन एक्स से ही सॉल्व कर सकते थे इतना पार्ट। हाँ या ना? वो इक्वेशन में हम एक्स की जगह 13 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ। ये देखो, उसने 13 वैल्यू पुट करी, गिरी, और ये वाई की वैल्यू आ गई। कोई डाउट? पर उसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, वो और इंटरेस्टिंग है। एस्टिमेट व्हाट? एक्स, मतलब एक्स को वो क्या बन रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब वाई पता हो। कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? मतलब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? जैसे ये बी निकाला था तुमने वाई एक्स, ऐसे ही फिर से बी निकालना पड़ेगा, कौन सा? एक्स वाई। हाँ या ना? ये एक्स वाई का बी है ना, एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, इसलिए देखो डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, ये अलग आया है। हाँ या ना? फिर एक्स बार वाई, एक्स बार वाई बार तो पता ही है, तो ये वाला ए भी निकल गया, ये ए अलग आया है, ये इक्वेशन वो वाली है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस बी, कौन सा वाला है? एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई वाला। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये लो, और ये वाई बार। समझ में आई बात? इतना लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा बी है, ठीक है? फिर तो कुछ नहीं है, ए की वैल्यू भी निकल गई, तो क्या इक्वेशन बना दो, इक्वेशन में वाई की वैल्यू 15 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देने का तरीका समझ में आया? कोई डाउट है? इस क्वेश्चन को छोटा करके वो तुमसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, बस पता है, ये सारा डेटा उड़ा देगा, बोलो ये टेबल एबल हो सकता है, वो दे ही ना, वो सीधे सीधे क्या कर देगा, आर दे देगा, सिग्मा एक्स दे देगा, और सिग्मा वाई दे देगा, बात खत्म। नहीं आया समझ?
ये तीनों चीजें दे देगा, दो इक्वेशन तुम बनाओ, दोनों इक्वेशन में ए निकालो, वो पूरी इक्वेशन पहले बी निकालो फिर ए निकाल लो। एक्स बार वाई बार दे दिए उसने, मीन दे दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिए, कोरिलेशन दे दिया। अगर ये सब चीजें वो देता तो हम सीधे इक्वेशन बनाते और आंसर निकाल देते। पर वो समझ में आनी चाहिए इक्वेशन कैसे बनेगी। कोई डाउट है, समस्या है तो बताओ। ये बोल रहा है मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होते पढ़ने के। 8 स्टूडेंट के मार्क्स मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स के दिए हुए हैं। फाइंड द रिग्रेशन लाइन व्हेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स आर 90। किसी बच्चे के अगर 90 मार्क्स हैं मैथ्स में, तो मोस्ट लाइकली क्या चांस है, मतलब कौन से मार्क्स आएंगे उसके स्टेटिस्टिक्स में। रिग्रेशन ये सिखा देता है। आया समझ क्या बोला मैंने? अगर किसी बच्चे के रिलेटिव मार्क्स दिख रहे हैं कि भाई यार जितना दिमाग वो उसका मैथ्स में चल रहा है उस हिसाब से स्टेट्स में क्या रिलेशन है उसका, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको 90 नंबर आएंगे मैथ्स में उसको स्टेट्स में कितने आएंगे। तो 90 अगर मैथ्स में आएंगे तो मैथ्स वाले नंबर तो कौन से हो गए, एक्स। अपन तो हमेशा यही वाली इमेजिन करते हैं ना, अगर वो जबरदस्ती दो चीजें नहीं दे रहा है तो ये तो गिवन है, इससे ये निकालना है, ये वाई हो गई अपनी। एक्स और वाई हो गई तो हम बढ़िया से वही काम करेंगे जो अभी किया था, एक बी निकालेंगे वाई एक्स पे, हाँ या ना, वो बी आ जाएगा। फिर उसने बी एक्स वाई का क्यों निकाला सर? क्योंकि इस इक्वेशन में जरूरत ही नहीं थी। दो रिग्रेशन लाइन निकाली, 90 पुट किया, अरे दो यूं ही निकाली उसने, काम की तो एक ही ली है, 1.1046। अरे हाँ या ना? अगर वो उल्टी पूछता कि भाई मैं स्टेट्स में इतने तो बताओ मैथ्स में तो निकालते हैं हम वो दूसरी। तो देखो यही वाली काम की लिए बस उसने और मार्क्स बता दिए। तरीका वही है। कर पाओगे खुद से कोशिश? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। ये देखो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है जनरली, वो तो थोड़े प्रैक्टिस थे कि पुराना भी रिवाइज हो जाए तुम्हारा। ये देखो मीन दे दिए, अरे देखो बस उसको, एक एक्स बार बोल लो एक वाई बार बोल लो, क्वेश्चन पढ़ लो तो पता चल जाएगा किसको एक्स बनाना है किसको वाई बनाना है। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए। ए की प्राइस वो हमसे निकलवा रहा है, बोलो इसको वाई बोलना है कि एक्स? वाई। तो ये वाई हो गया, ये वाई बार हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, और ये अरे ये तो आर एक्स वाई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले कि मैं तो दोनों का रिलेटिव। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ 60, तो हमने कंपनी बी शेयर बी को क्या बोल देंगे, एक्स बार, ये हो गया सिग्मा एक्स। कोई डाउट है क्या? इतना पढ़ के क्वेश्चन होता तो ये कहानी खत्म हो गई थी। पर वो बोलता है इसके बाद हम ऐसा भी चाहते हैं कि हम बी की प्राइस तुम निकाल के बता दो। मतलब यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आराम से बना लेंगे, पर ये भी बनानी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो रिवर्स भी पूछ रहा है, वो बोल रहा है मैं अगर शेयर बी की प्राइस निकालना चाहूं अगर शेयर ए की प्राइस गिवन हो तो। कोई दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट। और नहीं है, ये ऑन है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, एक चीज तो है खर्चे ये, और इसका इफेक्ट किस पे आता है, सेल्स पे। अब इसमें कौन एक्स है कौन वाई है, इसमें कोई पंगा है क्या? अरे पक्का ये एक्स है ये, और ये हमारी ये इक्वेशन है। एक्सपेंडिचर से सेल्स पे असर आता है, सेल्स से थोड़े एक्सपेंडिचर पे असर आता है। तो ये देखो डिपेंड, सेल्स डिपेंड करेगी इसलिए सेल्स को वाई कह दिया एक्सपेंडिचर पे, और इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे। बी उसने शॉर्टकट से निकाल दिया, तुम कोई से तरीके से निकालो, शॉर्टकट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में याद रखना ये एक्स वाला एलिमेंट रहेगा बस, ऊपर तो कोवेरियंस ही है अपना वही पुराना। अरे वही फॉर्मूला लिखा है हाँ कि ना?
फिर उसने ये इक्वेशन बना ली, ए भी निकाल लिया, बी तो निकल ही गया था, ए और बी दोनों बन गए तो इक्वेशन बना दी। अब बोले जितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा रखना है रखो, पता चल जाएगा सेल्स कितनी होगी उस पर। बहुत कठिन है तो मुझे बता दो। रिग्रेशन इज वेरी इजी, अगर कोरिलेशन का दिमाग में है, कार्ल पियर्सन मेथड है, रिग्रेशन 1 सेकंड में खत्म होता है। याद है एक प्रॉपर्टी थी कोरिलेशन की जो तुम भूल गए होगे, क्या थी वो? u equals to x minus a upon b and v equals to y minus b upon y minus c upon d। तो r x y equals to b d upon mod b mod d into r u v, या r u v equals to, ऐसी थी, r u v equals to r x y। अरे हाँ, इसको सॉल्व किया था कि नहीं? ये प्रॉपर्टी याद है? ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी थी, उसका भाई यहाँ है रिग्रेशन में। कितनी देखो कितना कठिन काम कर दिया उसने, सी और डी, बी और डी को बदल के उसने पी और क्यू बना दिया। वो ही कर रहा है बातें, ये देखो। सर ये क्यू बाय पी कैसे है? वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। ध्यान से सुनना, एक बार में याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, मुझे बताओ वाई को बिलोंग करने वाला कौन है? क्यू। अरे हाँ या ना? और पी किसको बिलोंग करता है? एक्स को। हाँ या ना? ये इक्वेशन आर यूवी की थी, या वाई एक्स निकालना चाहता है वो यूवी से। अगर मैं इसे मैं देखूं, y और v, x और u करस्पॉन्डिंग है ना बिल्कुल? हाँ या ना? y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो x का जो रिलेटिव है वो आया डिनोमिनेटर में, और y का रिलेटिव गया का न्यूमरेटर में, क्योंकि ये y इज डिपेंड ऑन x है। कितना आसान है, हाँ या ना? याद रखना, p x के साथ था, y q के साथ था, ऑब्वियसली x पहले आता है, p y बाद में आता है। ऐसे ये सोच लो, x इज डिपेंडिंग ऑन y, x तो डिपेंड है, तो उसका वेरिएबल ऊपर चला गया, y का नीचे आ गया। कोई डाउट है क्या? और ये भी याद रखना, ये ऐसा था आर यू वी इक्वल टू आर एक्स वाई, ये ऐसा है। कोई डाउट है तो बता दो। तो एक प्रॉपर्टी तो खत्म, ये याद रखना P अपॉन क्यू है। हाँ, यहाँ पे BD BD नहीं चाहिए ना, दो दो है ही नहीं। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट x बाय बार बार। इसीलिए तो हमने जो A निकाला वो कहां से निकाला? सेंट्रल टेंडेंसी से, मतलब x बाय वाई बार की इक्वेशन बना के, ना कि नॉर्मल कोई एक्स वाई से निकाला। अरे कितने सारे एक्स वाई थे अपने पास, ये देखो, ये सब एक्स हैं, ये सब वाई है। कहीं से भी निकाल दिया क्या ए, किसी भी दो को रिलेट करके? नहीं। हमने क्या करा, जब ए निकाला तो कहां से निकाला? एक्स बार और वाई बार से। क्यों? इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं उनके मीन पे। कोई डाउट है क्या? ये समझ में आया? इसीलिए ए वहां पे निकाला था, इक्वेशन इससे बनाई है हमने, वहीं इक्वेट करते। अरे इंटरसेक्ट करेंगे एक्स और वाई किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे तो इक्वेलिटी है ना, और कहां थी इक्वेलिटी? इसीलिए हम वो पैरामीटर के साथ बना पाए। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में हमने ए और बी निकाल के, इस जगह के ए और बी निकाले, ए और बी ही थे सारे, यस और नो? तो हर जगह का ए नहीं निकाला, हर जगह का बी नहीं निकाला, एग्जैक्टली एक्स बार और वाई बार का मीन निकाल का ए और बी निकाला, जहां वो इंटरसेक्ट करते। कुछ समझ में आई बात? वहीं इक्वल होते हैं।
इसलिए हमने उस जगह का निकाला। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। याद रखने वाली बात है कि हम क्यों एक्स बार और वाई बार पे ही जाके ए निकालते हैं। समझ में आई बात? मैं और डिटेल में जा सकता हूं पर अननेसेसरी है। ये है मजेदार प्रॉपर्टी। कभी भी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दे दे तो हम आर ढूंढ सकते हैं। क्यों? बी वाई एक्स बनाना जरा, आर इंटू, बोलो बोलो, वाई डिपेंडिंग ऑन एक्स, वाई डिपेंडिंग ऑन एक्स। अरे हाँ या ना? हाँ, अभी तो हाँ ही निकल रहा है। एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई, मल्टीप्लाई है आर, रूट लगा दूं तो आर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों का रूट करने से आर आता है। अरे बोलो हाँ कि ना? यही तो लिखा है। तो रूट के बाद प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती। इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन। क्या मैं इसको ज्योमेट्रिक मीन बोल सकता हूं? बोलो हाँ कि ना? ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को क्या बुलाएंगे हम? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। उन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या कर दें हम? ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। समझ नहीं आई बात? कितनी कठिन प्रॉपर्टी है ना रिग्रेशन की। पहली क्या पढ़ी? ये तो याद ही नहीं है सर। यूवी और एक्स वाई के रिलेशनशिप पढ़े, पी और क्यू से वैसे ही बने थे वो, एक्स माइनस ए अपॉन पी, वाई माइनस सी अपॉन वी, सॉरी क्यू। वो पी और क्यू एक्स और वाई को रिजेंबल करते हैं, वो हमने इक्वेशन बना दी थी पी बाय क्यू करके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ए हम हमेशा कहाँ याद, ए उससे याद आ जाएगा, ए हम कहां से निकालते थे? एक्स बाय वाई बार। क्या रीजन था? कहीं से भी क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मीन पे ही एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही इक्वालिटी होती है, इसीलिए हमने इक्वेशन वहां बनाई थी। और दोनों रिग्रेश कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें, स्क्वायर रूट याद नहीं रखना, दो थे इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि हमने जीएम कर दिया उसका, तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल जाएगा कभी भी। इस पे क्वेश्चन आएगा बहुत बार। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात? तो अगर एक पता हो और कोरिलेशन पता हो तो सीधा दूसरा भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ। अरे तीन रिलेशन दे दिए मैंने। मैं कह रहा हूं तुम्हें बी वाई एक्स पता है और तुम्हें आर भी पता है, तो सोचो क्या मैं तीसरा बी एक्स वाई निकाल सकता हूं? बिल्कुल। अरे इसको आर के इक्वल रख दो, आर पता है उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट के बाद एक पता है उसको ले जाकर डिवाइड कर दो, दूसरा पता चल गया कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? वो घुमा देगा इसमें। ठीक है, ऐसे सोच पाओगे तो बहुत आसानी से हो पाएगा। ये वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी पी बाय क्यू का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे दी, देखो कैसी, y और v में। क्या हम इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं जो फॉर्मेट हमने अभी पढ़ा था, v इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन क्यू? अरे बोलो हाँ है ना? और एक इक्वेशन दे दी u की, क्या हम इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं? u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी। फिर क्या हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी? ये हमारा कौन है? p। ये हमारा कौन है? q। अरे उन्होंने बना दिया, देखो। करना है इसको प्रैक्टिस, हाँ ऐसे नहीं। तो बी वाई एक्स कैसे पता चल जाएगा? बात समझ में आ रही? जो जिसका है इंटू बी वी यू। कोई डाउट? वाई एक्स उसने दे दिया है, ये देखो गिवन है, गिवन है तो ये रहा। तो हमने क्या निकाल दिया? वी यू। अरे हाँ या ना? कठिन है? हो जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ऐसा का ऐसा एक और दे दिया, देखो उसने फिर से
ये बोले दो रिग्रेशन लाइन है. फॉर द वेरिएबल x एंड y द रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन गिवन एज दिस एंड दिस, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y. देखो देखो कितना घुमा रहा है. क्या बोल रहा हूं? मीन निकाल दो. दो इक्वेशन से निकाल सकते हो क्या? प्रॉपर्टी, इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे? मीन पे. अगर इस कहानी को हम अप्लाई करना चाहें तो यही लिखा है देखो, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट x बार y बार. तो हम रिप्लेस कर देंगे x को, x एंड y को किससे? x बार और y बार से. तो यही दोनों इक्वेशन लिखी है ऊपर, कुछ नहीं, x बार y बार लिख दिया हमने तो बस. बोलो हाँ या ना? अरे दो इक्वेशन, दो x बार दो y बार, तो कहां होंगे वो? वैल्यू नहीं निकल आएगी क्या? कोई कठिन बात थी ये? x बार की वैल्यू y बार की वैल्यू, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज आर दीज टू. कोई कठिन है? नहीं. अगला देखो, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. y डिपेंडिंग ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो भाई y बार इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार भी होगा ही. अरे तो गारंटी हम मीन से लेके आए थे. अगर ऐसा है जिसमें से तुम्हें ये भी पता है, ये भी पता है, वो हमसे पूछ क्या रहा है? इक्वेशन ही पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं पूछ रहा. ए और बी पैरामीटर सॉल्व करने के लिए नहीं बोले उसने. एक, दो. अब है ना, इसमें y ऑन x कौन सी है, x ऑन y कौन सी है, ये कैसे पता चलेगी? ये हमें पता ही नहीं है. मजेदार बात तो ये है, इन दो इक्वेशन में y ऑन x कौन है, x ऑन y कौन है, हमें क्या पता? बचपन में ये किया था, पता है? पता कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, कौन सी इक्वेशन x ऑन y है. कैसे पता किया था सर? देखो, जैसे भी पता किया था, अब पता करने का जो तरीका है वो सीख लो, वो तो छोड़ो. लंबा तरीका है एक, मैं बता दूंगा. यहां पे समझो. अभी तो ये इक्वेशन को मैं टेस्ट कर लेता हूं. मैं तो इसको अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि ये y ऑन x है. अगर ये y ऑन x है तो भाई ऐसे फॉर्म में लिया है हमें इसको. अरे ये क्या लिखा है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो इसमें a आइडेंटिफाई हो गया और b आइडेंटिफाई हो गया. ये तो करना आता है ना. अगर a और b आइडेंटिफाई हो गया तो ये मेरा बी वाई एक्स है. फिर ऐसा का ऐसा इसको क्या एज्यूम कर लो? x ऑन y. फिर इससे क्या निकाल लो? बी एक्स वाई. बी वाई एक्स आ गया, बी एक्स वाई आ गया. अरे बोलो ना हाँ या ना. ये आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जानते हो आर की वैल्यू कहां लाया करती है? -1 से 1. अगर तुम्हारे आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच नहीं आई, मतलब तुम्हारे दोनों इक्वेशन पे अजम्पशन गलत है. तुम बस रिवर्स कर दो अजम्पशन, अभी आंसर आ जाएगा कि कौन एक्स ऑन वाई और कौन वाई ऑन एक्स है. इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 7/12 आया जो कि <1 है. तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है, क्योंकि आर की वैल्यू उसी के बीच में लाए कर रही है. दस दिस इज ट्रूली रिप्रेजेंट एज वाई ऑन एक्स. हेलो हेलो, कठिन बात है. उसने क्या पूछा था? वाई ऑन एक्स इक्वेशन ढूंढ के दे दो. कैसे ढूंढते हैं? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. आर की वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1. ये दो कंडीशन अगर हमने जस्टिफाई कर दी तो दो इक्वेशन है, किसको क्या लेना है हमको शुरू में नहीं पता. अजम्पशन बेसिस पे लेके फटाक से सॉल्व करके देखो. तो जो इक्वेशन है उसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट करना और बी निकालना, दोनों के बी. जिसका जो है मल्टीप्लाई करके देखो तुमने सही निकाला है या उल्टा, या पलट दो. कठिन है, मजेदार तो है, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन आए तो अपने लिए तो फ्री की क्वेश्चन है. क्या है इसमें सॉल्व करने में? कैलकुलेटर है अपने पास. हाँ एक क्वेश्चन और है.
अब वो बोल रहा है कंप्यूट द कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ एक्स। जब तुम सही आइडेंटिफाई करके बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लो, तो क्या तुम इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते? इसका क्या कर दो, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, हाँ या ना। और लास्ट, अगर मैं वेरिएंस दे दूं एक्स का कि 9 है, तो एच डी ऑफ वाई बता दो। इस इक्वेशन से तुम्हें आर पता चल गया? बोलो हाँ। अगर तुम कुछ भी जानते हो, बी एक्स वाई जानते हो या बी वाई एक्स जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इक्वल्स टू एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई। बताओ, वाई पे डिपेंड कर रहा है एक्स, वाई पे डिपेंड कर रहा है एक्स, डिनोमिनेटर पहले लिखा करो हमेशा, एक्स पे डिपेंड करता है, वाई पे डिपेंड कर रहा है एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? एच डी, वेरिएंस ऑफ 9, एक्स का वेरिएंस है 9, तो यहां पे 9 लिख दूं? उसने तो गर्दन भी हिला दी, इसने भी हिला दी, बहुत बढ़िया। वेरिएंस है एच डी 3 होगा। ओ गधों, अच्छा हाँ 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 हाँ। तो भावुकता में 9 मत रख देना, क्या रखना? और ये तो पता ही है, ये भी पता ही है, तो निकल नहीं जाएगा क्या? दूसरा वाला फॉर्मूले जैसा, मतलब वो बी वाई एक्स भी यूज करते तो भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही निकाल दिया उसने, यही देखो, यही यूज कर दिया उसने। और ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था, तो वो 3 लिया है उसने। कोई दिक्कत है तो बताओ? पक्का? कोई समस्या नहीं? हम्म, चैप्टर खत्म होने वाला है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, लेकिन इस पैराग्राफ में बहुत सारे काम की बातें लिखी है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्या अभी हमने पढ़ा? सो फार वी हैव डिस्कस द डिफरेंट मेजर्स ऑफ कोरिलेशन एंड ऑल्सो हाउ टू फिट द रिग्रेशन लाइंस। तो हमने कोरिलेशन भी पढ़ लिया और रिग्रेशन लाइंस भी पढ़ ली। अप्लाइंग द मेथड ऑफ, कौन सी मेथड यूज की थी हमने रिग्रेशन लाइन के लिए? याद रखना ये मेथड, लीस्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत? वो लीस्ट स्क्वायर मेथड ही है जो ये सिखाती है कि इंटरसेक्शन पे इक्वल आएंगे ये दोनों। It is obvious that we take recourse to the correlation analysis when we are keen to know whether two variable under the study are associated or correlated. पहली चीज तो हमने ये सीखी कि यार दो वेरिएबल एसोसिएशन या कोरिलेशन में है या नहीं। फिर हमने ये सीखा कि अगर वो चलो कोरिलेशन में है, वो तो स्कैटर डायग्राम भी बता देता था अपने को कि कोरिलेशन में है या नहीं। अरे पहली मेथड, आर की वैल्यू कोरिलेशन में है या नहीं। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन सीखी, मतलब आर की कितनी वैल्यू है। ऑब्वियसली हाईली कोरिलेटेड माने जाएंगे अगर वो +1 या -1 की तरफ होंगे। सुनना, एक्सट्रीम्स की तरफ होंगे तो हाईली कोरिलेटेड है, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अरे वो स्कैटर डायग्राम में हमने देखा था ना, वो लगभग लाइन बना रहे हैं, तो हाईली कोरिलेटेड थे। लेकिन अगर वो जीरो की तरफ जा रहे हैं आर की वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव साइड से जाएगा, उस बीच में है, जीरो के आसपास है, 0.1 0.2, तो ये कोई हाईली कोरिलेटेड नहीं है, पुअर कोरिलेशन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फिर हमने ये सीखा कि बेस्ट मेजर किसने दिया था कोरिलेशन का? कार्ल पियर्सन। अरे बोलो हाँ या ना, जिसको हमने आर एक्स वाई बोला था। अरे पढ़ी तो हमने मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन भी थी, रैंक कोरिलेशन भी थी स्पेयरमैन का, पर वो मैथमेटिकल नहीं है। तो बेस्ट मेजर कौन देता है? कार्ल पियर्सन, क्योंकि वो मैथमेटिकल वैल्यूज पे आता है। मीन, मीन के बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी मैथमेटिकल वैल्यूज से बनाई उसने। हाउएवर वन सीवियर लिमिटेशन, अब आई काम की बात। कोरिलेशन की एक लिमिटेशन है, क्या है वो? इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल क्वाड्रेटिक रिलेशन में है, कोरिलेशन नहीं निकाल सकते तुम। उनके बीच में कौन सा रिलेशन होना जरूरी है? लीनियर। कुछ समझ में आई बात? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रिलेशंस कोरिलेशन नहीं निकालेंगे। एक्स और वाई लीनियर रिलेशन में होंगे तो ही कोरिलेशन निकलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो।
बोलो बोलो बोलो। लेकिन सपोज हमने सर एक्स और वाई दोनों को ऑब्जर्व किया, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, अनकोरिलेटेड। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उनके बीच में निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, पर इसकी तुम गारंटी नहीं दे सकते। क्या बात करो सर। हाउएवर द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब क्या, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमें पता है कि ये दो वेरिएबल रिलेटेड ही नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे पे असर ही नहीं है। अरे मेरी बात सुन में, आज पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ेगी, उस पे मैं अगर ये कह दूं कि आज पेड़ पे कितने आम लगेंगे, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में जीरो कोरिलेशन है। ऐसा कहना, ये दो स्टेटमेंट के बाद ये बोलना कि दोनों इंडिपेंडेंट थे इसलिए जीरो कोरिलेशन है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उल्टा बोलो जरा, कोई दो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाला और उसमें जीरो आंसर आ गया आर की वैल्यू, तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि एक्स और वाई जो है वो क्या थे, अनकोरिलेटेड। मैंने क्या बोला ये समझ में भी आया कि ऊपर से गया। मैंने बोला एक्स और वाई का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, आर की वैल्यू जीरो आ गई, तो क्या मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि ये दोनों वेरिएबल अनकोरिलेटेड है, नहीं। लेकिन हाँ, जब आप बोल रहे हो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक दूसरे पे डिपेंड करता ही नहीं कोई सा भी, तो हम पक्का बोलेंगे कि इनके बीच में जीरो कोरिलेशन। देखो यही लिखा है, क्या लिखा है, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट किसका, आर, पियर्सन का मैथमेटिक्स वाला, बिटवीन टू वेरिएबल कम्स आउट टू बी जीरो, दो वेरिएबल के बीच में आर की वैल्यू आर एक्स वाई आ गया है अपना जीरो, कार्ल पियर्सन वाला आर, देन वी कैन नॉट कंक्लूड, क्या लिखा है, कैन नॉट कंक्लूड कि ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इनका कोरिलेशन जीरो है वो भी ठीक है, इंडिपेंडेंट तो गलती से मत बोल देना, क्यों, क्योंकि यार ये मैथमेटिकली आ गया जीरो, पर इससे ये स्टेटमेंट नहीं बनता कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे। समझ आई बात। सिर्फ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं आर जीरो से, नो लीनियर रिलेशनशिप। आया, मजा आया, क्या लिखेंगे हम, इसका मतलब है नो लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है ऐसा नहीं ले सकते। समझ में आई बात। आप इसका मतलब एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट ऐसा आप नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो। इस पे आएगा एमसीक्यू। कुछ समझ में आई बात। This, however, does not rule out that the existence of some non-linear relationship between the two variable। हो सकता है इन दोनों के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन हो और ये रिलेटेड हो, हमने तो केवल लीनियर चेक किए आर से। कुछ समझ में आई बात। इसीलिए वो कहानी वहां से ला रहा था कि लिमिटेशन है कोरिलेशन की, कि वो केवल लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके बताता है। दो वेरिएबल में अगर क्वाड्रेटिक रिलेशन हो तो क्या रिलेशन नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है। कुछ समझ में आई बात। तो आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि कोरिलेशन नहीं है, इसका मतलब होता है उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई। वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हाँ अगर ये पता है कि दो चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है तो हम पक्का बोलेंगे उनके बीच में कोरिलेशन जीरो है। कोई डाउट है। देखो उसने एक प्रूफ कर दिखाया, प्रूफ। ये क्या है, -2 4, पता है एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सब जगह, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक्स अगर -2 है तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4, एक्स अगर -1 है तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, या फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हो उसको, फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। कभी जीवन में डोमेन और रेंज पढ़ा था, एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई की वैल्यू आती है, ये वही तो है ना। एक्स अगर मैं 2 रखूं तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स और वाई हो गए ना ऑर्डर्ड पेयर, -2 और 4, -1 और 1, 0 और 0। क्या तुम कह रहे हो इनके बीच में रिलेशन नहीं है, दे आर रिलेटेड, बट
अगर इनका आर एक्स वाई निकालोगे ना तो क्या आएगा, गारंटी से। और अगर वो जीरो आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, वही कह रहे हैं, दिस डज नॉट मीन दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, यही तो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज वाइजर टू ड्रॉ स्कैटर डायग्राम बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन। स्कैटर डायग्राम इसको बहुत अच्छे से दिखा देगा कि ये दोनों रिलेटेड है। समझ में आई बात? अगली कहानी, there are some cases when we may find a correlation between two variable although the two variable are not casually related। हमें ऐसा हो सकता है कि हम दो वेरिएबल को एनालिसिस करें और हमें कोरिलेशन मिल जाए, बट वो कैजुअली रिलेटेड नहीं है। कैजुअली मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से वो लोग रिलेटेड है। इसका x का असर z पे जाता है, z का असर y पे आता है, इसलिए हमें लगता है कि जब भी x बदलता है y बदलता है। कुछ समझ में आई बात की नहीं? अगर x का सीधा इंपैक्ट y पे है तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। मैं कह रहा हूं कैजुअल रिलेशन मतलब डायरेक्ट रिलेशन। आई होप वर्ड समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना? दिस इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई तीसरा वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। ऐसे कोरिलेशन को हम बोलते हैं सुप्रियस कोरिलेशन। आएगा एमसीक्यू में ये कि x और y कैजुअली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से उनके बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। एक्चुअली में वो इन्फ्लुएंस ही नहीं होते एक दूसरे से। सुप्रियस कोरिलेशन तो अच्छा नाम है, इसका दूसरा नाम पढ़ो वो कितना मजेदार है, नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल दिया उसने, देयर कुड बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड आयरन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जितना आयरन प्रोड्यूस होता है और राइस प्रोड्यूस होता है उसमें रिलेशन दिख रहा है। कोई है रिलेशन? वैसे नहीं, पर बीच में एक वेरिएबल है। कौन सा? फॉर पिछले 20 सालों से हमें दिख रहा है, जब राइस प्रोडक्शन बढ़ता है आयरन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जब राइस प्रोडक्शन गिरता है आयरन प्रोडक्शन गिर जाता है। अगर कोई थर्ड वेरिएबल इसका रीजन है बीच में, और अगर हम थर्ड वेरिएबल को हटा दें तो इनके बीच में फिर रिलेशन बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये नॉनसेंस कोरिलेशन है या सुपीरियर कोरिलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? ये थर्ड वेरिएबल की वजह से रिलेटेड है, थर्ड वेरिएबल को बीच में से हटाओ, इन दोनों का रिलेशन होना बंद हो जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक पढ़ा हमने कि भाई आर की वैल्यू जीरो होना एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनाता। आर की वैल्यू जीरो होने का मतलब होता है उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है कोई और टाइप की रिलेशनशिप हो, क्वाड्रेटिक, उसका एग्जांपल भी देख लिया। दूसरी कहानी हमने पढ़ी, ऐसा भी हो सकता है कि जब हम एक्स और वाई को एनालाइज करें तो हमें लगे कि यार इन दोनों में तो कोरिलेशन है, बट एक्चुअली उसमें कोरिलेशन हुई किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से। अगर थर्ड वेरिएबल को जगह से हटाओगे तो एक्स और वाई अनरिलेटेड हो जाएंगे। ऐसे कोरिलेशन को हम सुपीरियर या नॉनसेंस कोरिलेशन बोलेंगे। दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गए? तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करना है। लीनियर रिलेशनशिप पे बेस होते हैं तो लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल में। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि दो वेरिएबल में हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया और दोनों वेरिएबल लीनियर रिलेटेड है। इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन वन वेरिएबल अकाउंटेड बाय द अनदर वेरिएबल। इसका एक बेटर मेजर है, बाय इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। तो आर की जगह आप किसका इस्तेमाल करो, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का नाम रखा है हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको क्या बुलाते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब होगा क्या कि क्वेश्चन में वो ये नाम यूज करेगा,
और तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कुछ नहीं, आर स्क्वायर को बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर आर स्क्वायर का क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक है, बस स्क्वायर कर दिया तो अच्छा हो गया वो? नहीं, उन्होंने इसको कैसे समझाया, ध्यान से सुनना। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस। बस चेंज ही तो रिलेट किए थे तुमने, एक्स और वाई के। हम कह रहे हैं कि टोटल वेरिएंस, ये चेंज ही तो है, वेरिएंस का मतलब भी चेंज होता है, और ये चेंज स्क्वायर में होता है। अरे बोलना हाँ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आइसोलेटेड वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस कहलाता है। इसीलिए ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है, इसीलिए ये आर स्क्वायर है। पहली बात तो ये आर का स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं है, इनमें इनमें कोई रिलेशन नहीं है बॉस। ये आर स्क्वायर इस इक्वेशन से बना है, एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल। टोटल में से कुछ पार्ट एक्सप्लेन हो पा रहा है कि क्यों वेरी कर रहे हैं ये दोनों आपस में एक साथ, और कुछ पार्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल वेरिएंस है ये आर स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? देखो, वैल्यू ऑफ 0.6 फॉर आर इंडिकेट्स दिस, दैट इज 36% ऑफ द वेरिएशन। अब आर दिया उसने कितना, सुनना, 0.6। हमने इससे आर स्क्वायर कितना निकाल, तुम ये मत सोचना ये कार्ल पियर्सन का आर है, ये कार्ल पियर्सन का आर नहीं है। आर स्क्वायर कितना निकाल दिया हमने, 0.36, मतलब इसका हो गया 36% भी बोल सकते हो उसको। इसका मतलब है टोटल वेरिएशन में से 36% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और 64% अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। तुम्हें कुछ अभी भी समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा? टोटल में से एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट तुमने बोला डिटर्मिनेबल है, तो जो अनएक्सप्लेन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिटर्मिनेबल, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो अगर 36% डिटर्मिनेबल है तो 64% ऐसे ही तो निकलेगा 1 - आर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, 100% टोटल वैल्यू है, उसमें से जो एक्सप्लेन्ड पार्ट है वो डिटर्मिनेबल, जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है वो नॉन डिटर्मिनेबल। ये कार्ल पियर्सन वाले आर से कोई लेना देना नहीं है इस आर का। कुछ समझ में आई बात? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल, अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल, वेरिएंस वेरिएंस। कोई डाउट? पक्का? आखिरी कहानी, regression analysis we have already seen concerned with the establishing functional relation between two variable। ये फंक्शन ही कहलाता है ना, y is nothing but function of x, इसीलिए हम लिख देते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ ऐड हुआ होगा। लीनियर रिलेशन में बस दो ही चीज तो हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड, ऐड लेस। स्क्वायरिंग तो है ही नहीं उस गेम में। तो वो यही कह रहे हैं कि ये फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच में, टू वेरिएबल के बीच में, यूजिंग अ रिलेशनशिप मेकिंग फ्यूचर प्रोजेक्शन। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्स की ये वैल्यू हुई तो वाई की ये हो जाएगी, अगर एक्स की मतलब हम फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस से बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन होता है। और हम उनके प्रोजेक्शन के लिए एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, कायदे से वो लीनियर रिलेशनशिप है ऐसी, जिसमें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमें नोन है, एक्स की वैल्यू डालते जाओ वाई की वैल्यू आती जाएगी। This can be applied unlike correlation for the type of relation linear as well as curvilinear। क्या बोल रहा है वो, अगर आप सही बी निकाल लो ना, मेरी बात सुनना, अगर ये बी आप सही निकाल लो तो इवन दो लीनियर रिलेशन ना भी हो तो भी तुम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अरे क्यों नहीं निकाल सकते, क्या दिक्कत है हमको? तो जो प्रॉब्लम लिमिटेशन थी कोरिलेशन की कि वो केवल लीनियर रिलेशन में काम कर सकता है, रिग्रेशन के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आया, समझ आया? इस पे एमसीक्यू आएगा। ये आखिरी के पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में टॉपिक लिखे हैं इन सब पे अच्छे एमसीक्यू बनता है, प्रॉपर्टीज पे अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। तुम सोच रहे हो वो बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बहुत कुछ ज्ञान आ जाएगा, हाँ, एग्जाम इन पे ही है।
एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करना है, वो इन्हीं पे घुमाएंगे। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड। अब है ना, अभी हमने इस पे ऑलरेडी बात कर ली है। become identical when r is equals to minus 1 or 1, in other word there is a perfect negative and positive correlation। जब perfect negative या positive correlation होगा between two variable, r कितना होगा, if r equal to 0 regression lines are perpendicular to each other। ऐसी कुछ समझ में आई बात? परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा मेरे से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इफ r इक्वल टू 0 रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनमें रिलेशन है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। समझ में आई बात? कुछ पूछना चाहते हो, कुछ दिक्कत है तो पूछो। इनको ठीक से रिवाइज करो, ये समरी में बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो, को रिलेशन रिवाइज कर लेना एक बार फटाफट, मैंने लेक्चर डाल रखा है वैसे, अगर कुछ फर्दर लगे तुम्हें। बाकी तो चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है। कोरिलेशन पार्ट तो सॉल्व कर लिया था ना हमने, शायद एक्सरसाइज भी हो गई थी क्या उसकी? नहीं, ठीक है, तो ये रिवाइज करो और